नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश में 24 को लेकर शोरगुल शुरू हो चुका है। साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक दलों ने आखिरी राज्य तेलंगाना में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के महबूबाबाद में एक रैली को संबोधित किया और फिर कांग्रेस पर, विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बीआरएस अब मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बीआरएस जानती है कि मोदी कभी बीआरएस को बीजेपी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे और ये गारंटी भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी तेलंगाना के करीमनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा सरकार आ रही है। तेलंगाना में पहली बार आ रही है भाजपा सरकार। भाजपा ने आपसे वादा किया है कि तेलंगाना में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से होगा। और फिलहाल इस तरह के वादों के साथ लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी तेलंगाना में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और बीजेपी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से ही होगा। और बीजेपी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से। एक तरफ तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं और तेलंगाना में एक बार फिर से बीजेपी सरकार, पहली बार बीजेपी सरकार आने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तेलंगाना के वांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हैं। ये तेलंगाना सबसे पहली बात समझो, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस दोनों ही आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई करप्ट पार्टियां हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के भोंगिर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कमीशन बहुत लोगों ने खाया है। प्रियंका गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस का मकसद सत्ता में बने रहना है, अपनी संपत्ति बढ़ाना है, आपको पीछे रखना है। चाहे बीजेपी हो चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। चुनाव आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं, लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। पांच राज्यों में से सिर्फ तेलंगाना वो राज्य है जहां पर इस साल चुनाव होना है और आखिरी चुनाव इस साल का तेलंगाना में होने वाला है। 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से ताकत झोंक दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना पहुंचे, रोड शो किया और उनकी निशानी पर भी कांग्रेस और केसीआर सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी और कहा कि कांग्रेस और केसीआर के बीच मैच फिक्सिंग हुआ है। कांग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग हुआ है। अगर
तो वो केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे और केसीआर दिल्ली में राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं केसीआर को कहने आया हूँ कि आपकी यहाँ सरकार नहीं बन रही है और ऊपर राहुल बाबा के लिए जगह नहीं है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने तेलंगाना चुनाव को लेकर कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। बीआरएस और कांग्रेस दोनों दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब तेलंगाना में बनने वाली है। तेलंगाना में बीआरएस हारेगी। बीआरएस और कांग्रेस का दूसरे नंबर के लिए लड़ाई चल रहा है और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से मूल एक समझना चाहिए, तेलंगाना बनाने को कांग्रेस ने 60 साल विरोध किया और 1500 से ज्यादा बलिदान हुआ उनके कारण, लोगों को मारा उन्होंने। और जिस सपने के लिए लोगों ने बलिदान दिया, वो एक घर का राज्य चले और एक करप्शन का राज चले, इसके लिए नहीं था। तो वो वहीं बीआरएस के नेता केटी रामाराव के बयान पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने पलटवार किया और कहा कि केटीआर खुद हारने वाले हैं। उनके पिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री 2 सीटों से भाजपा के हाथों हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर, आप पहले अपने पिता के बारे में सोचिए, भाजपा के बारे में बाद में सोचना। इस बार तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार है। केटीआर, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने से पहले वो खुद हारने वाला है और उनका पिता तेलंगाना का मुख्यमंत्री 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हारने वाला है। जो उनका सिटिंग सीट है गजवेल, उसमें हमारा प्रत्याशी ईटल राजेंद्र भवरी बहुमत से जीतने वाले हैं। कामारेड्डी में जो हमारा वेंकट रमना रेड्डी बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत रेड्डी को पीसीसी अध्यक्ष है। और राजस्थान चुनाव के नतीजों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया और कहा कि 3 दिसंबर को जो भी नतीजे होंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। हमने कोई कमी नहीं रखी, जनता ने भी कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की गारंटियों के साथ जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस से, राजस्थान से कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप ही हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है, मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। कितना फायदेमंद होगी? क्योंकि अरे आप, मैं सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो, चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे राजस्थान के चुनाव से निपटकर तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तेलंगाना में बनेगी। भाजपा यहां रेस में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी से लोग थक चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं और अब तेलंगाना में बदलाव आएगा। बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और राजस्थान चुनाव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। रूलिंग पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा बहुमत कोई दम नहीं है। मेन कंटेस्ट बीआरएस और कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये जीतने के बाद तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार की बनेगी। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अपने सांसद को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। टीएमसी सांसद अपनी राजनीति में तेजस को क्रैश करने की इच्छा जता रहे हैं, जिससे कि पायलट की मौत हो जाए। टीएमसी का सेना विरोधी चेहरा इस बयान से सामने आ चुका है।
शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में देश के प्रति थोड़ी सी भी भावना होती तो वो अपने सांसद को पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देती। मोदी और भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते आज भारत की सेना से और वायुसेना से इतनी घृणा कि आप उनके मरने की कामना करें, आप तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने की कामना करें। यह क्या हो चुका है तृणमूल कांग्रेस को? आज ममता बनर्जी, यदि आप में एक अंश भी बाकी है राष्ट्रभक्ति का। और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत से हमने नामपल्ली विधानसभा सीट पर सफलता हासिल की, लेकिन आज बीजेपी और आरएसएस एआईएमआईएम की सफलता को रोकना चाहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को लगातार निशाने पर लिया। इस तरीके से मंसूबाबंद तरीके से आरएसएस के लोग ये कोशिश में लगे हैं। याद रखिए, हमने बरसों मेहनत करके नामपल्ली के असेंबली सीट पर हमने कामयाबी हासिल की। आज बीजेपी और आरएसएस की कोशिश ये है कि मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का मुखालिफ, मजलिस का दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है। मेरी आपसे अपील है, आप भी अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। मजलिस का मुखालिफ, मजलिस का दुश्मन ये तय कर लिया है कि वो अपने वोट को। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने बिहार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नित्यानंद राय हवाई नेता हैं। राजीव रंजन ने कहा कि 2024 नजदीक आ रहा है, पता चल जाएगा कि जनता किसे चाहती है। लगातार बिहार सरकार की तरफ से, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की तरफ से आने वाले चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अब ये दावा किया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। जितना वक्त था उतना से होता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है ना, जितना वक्त था उतना से होता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। 5 राज्यों के चुनाव के साथ ही देश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। उन राज्यों में सभी पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली की सियासत में भी उन राज्यों की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं दिल्ली में भी लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट के पर्याय और कट्टर बेईमान पार्टी के नेता हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल करप्शन के पीएचडी होल्डर हैं। इस तरह से दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और खास तौर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जाता है। अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अब उसी बात को कहते हुए विरोधी पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पार्टी के नेता हैं और गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट खसोट के पर्याय बन चुके हैं। पंजाब के धूरी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारें आई सबने अपना घर भरा, लेकिन हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है। अभी तक जितनी सरकारें आई सारा अपना घर भरने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो पैसा आज आपकी तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, ये सारा पैसा पहले लूटने पाटने में जाता था। वो अपने परिवार भरने में, अपने घर भरने में सारा पैसा खर्च करते थे। अब पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है और ये ईमानदार सरकार एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर, आपकी बिजली के ऊपर, आपकी दवाइयों के ऊपर, आपके बच्चों की शिक्षा के ऊपर, आपकी तीर्थ यात्रा के ऊपर। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चुनाव अंतिम चरण में है, भाजपा में लोगों के प्रति विश्वास है, लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास है और
भाजपा पूर्ण बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी, सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है और हम फिर से जीत रहे हैं। विपक्ष की जहां भी सरकार है वहां लोगों ने विपक्ष को नापसंद किया है। विधानसभा सत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने नए नियम बनाए हैं और उन नए नियमों के तहत हम सब विधानसभा में कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और सभी सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नई नियमावली के अनुसार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुरूप हम सब काम करेंगे। देखिए, चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। आप वेट करिए, ये इल्जाम का दौर चुनाव में चलता है, लेकिन बीजेपी ने पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर भी जानकारी दी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि दिसंबर के मध्य में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की सहमति से सब बातें तय होती हैं, बाद में फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होगी और अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में तारीख जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की है उस पर मोहर लग सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिसंबर के जो बीच का मिडिल के अंदर मध्य के अंदर सेशन की शुरुआत हो सकती है। विपक्ष हमेशा कहता है कि सेशन में पूरा मौका नहीं मिलता, दिन कम होते हैं, सत्र की अवधि छोटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो जो विपक्ष की सहमति से ही सब बातें तय होती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिसंबर के जो बीच का गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर पंचकुला में गुरुद्वारा पातशाही 10वीं नाडा साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी पार्किंग मिल पाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेटियों के लिए और उनकी शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है। देखिए, ये प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ ये जो पार्किंग का मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023 37 महीनों में बनकर के तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब परिवार की बेटियों को प्राइवेट कॉलेज में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का कर्ज उठाकर सरकार उनको मजबूत करेगी। सरकार शिक्षा का कर्ज उठाएगी। 1,80,000 से 3 लाख रुपए आय तक वाले परिवार की बेटियों को लाभ मिल पाएगा। हमारी बेटियाँ कॉलेज में पढ़ती हैं, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी की जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें ऐसी गरीब परिवार की 1,80,000 रुपये तक की जो इनकम के परिवार हैं, उनको बेटियों को सरकारी कॉलेज में तो मुख्य शिक्षा पहले से मिलती है और प्राइवेट कॉलेज में भी उनको जो सामान्य कॉलेज हैं, जो खास करके ईवीडीवी कॉलेज हैं या जहाँ इस प्रकार की फीस जो चार्ज करते हैं लोग, उसको माफ किया जाएगा। उसमें सरकार जो है उसकी भरपाई करेगी कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज को देंगे, बशर्ते के प्राइवेट कॉलेज। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया कि पिछली सरकारों में किसान परेशान रहते थे, लेकिन अब देश में और प्रदेश में पहली बार किसानों के हित की सरकार बनी है, जो किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। हम ज्यादा प्रचार नहीं करते, काम करते हैं। आज जो जीरी है उसका भाव 5300-5200 रुपये है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के इससे कम भाव था, तब भी ये प्रचार कर दिया था कि जीरी बिकी जहाज में, लेकिन हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम किसान को सबसे ज़्यादा अच्छा भाव देना चाहते हैं। हरियाणा में गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, जीरी सबसे महंगी हमारे यहाँ बिक रही है, बाजरे का भाव सबसे ज़्यादा हरियाणा दे रहा है। हम ज़्यादा प्रचार नहीं करते, काम करते हैं। आज जो जीरी है उसका भाव 5300-5200 रुपये है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के इससे कम भाव था, तब भी ये प्रचार कर दिया था कि जीरी बिकी।
और गुरुग्राम के नागरिक अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार दोबारा से हरियाणा में बनने की बात कही, देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात कही और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 2024 में हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। आज वो उत्साह, वो जोश आज देखने को मिल रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ, गुरुग्राम के अंदर भी आप लोगों के सामने इतना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर था, इतना जोश कार्यकर्ताओं के अंदर था और कितना उत्साह गुरुग्राम की जनता के अंदर था। और आने वाले 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार बड़े बंडर से बनेगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मनोहर लाल जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। आज वो उत्साह, वो जोश 24 के चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है। हरियाणा में तो 24 के दौरान विधानसभा चुनाव भी होना है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कोशिश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के अंदर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सीएम के चेहरे का फैसला पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल करेंगे, उनकी पार्टी करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और लगातार कई कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में किए जा रहे हैं। ये पार्टी तय करेगी। मैंने ऐसा कोई मन नहीं बनाया। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है मैं उसको निभा रहा हूँ। अगर पार्टी कहेगी तो ये निर्णय अरविंद केजरीवाल जी का होगा। ये पार्टी तय करेगी। मैंने ऐसा कोई मन नहीं बनाया। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है मैं उसको निभा रहा हूँ। अगर पार्टी कहेगी तो ये निर्णय अरविंद केजरीवाल जी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है। कुछ इलाकों में बर्फ भी पड़ रही है, लेकिन इसी ठंडक के बीच सियासत गर्म होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के ऊपर निशाना साधा, स्टार्टअप योजना पर सवाल उठाए। इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देने की योजना पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि स्टार्टअप योजना की चुनावी गारंटी के नाम पर गोलमोल कर रही है सरकार। पहले ग्रीन हिमाचल के नाम पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की बात कही, अब उसे ही स्टार्टअप फंड बना दिया है। और लगातार हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपदा को लेकर भी वार पलटवार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने जाने से डरते हैं। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि आपदा में जितनी मदद केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल में की गई है उतनी किसी ने कभी नहीं की। हिमाचल प्रदेश में अब स्टार्टअप योजना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने बजट में कहा है कि 2026 तक हरित राज्य बनाएंगे और स्टार्टअप योजना के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान और स्टार्टअप योजना के अगले चरण में कृषि क्षेत्र पर फोकस होगा। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है हरित राज्य, हमने बजट में कहा है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश में जो पोल्यूशन है जो थोड़ा बहुत है उसको भी हम कम करेंगे और ग्रीन स्टेट के रूप में इसको विकसित करेंगे। उसके लिए क्या योजना लाई जाए वो हमारे दिमाग में थी। हमारी सरकार ने कहा था कि 680 करोड़ रुपए की प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया जाएगा और हमने फिलहाल इस बुलेटिन में 24 की खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।